Hello everyone, welcome you all in AdVueGrown classes. Myself Roshni Gautam, your business study teacher. आज हम चैप्टर 8 करेंगे दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आपके टर्म सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है बट आपके बुक में चैप्टर नंबर 8 है दैट इज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हम इसमें फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एक कंपनी कहाँ से फाइनेंस बोरो करता है, वो क्या क्या करता है, वो कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा टेक्निकल वर्डिंग आएंगे, थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट आएंगे। तो मैं आपको बहुत आसान से बहुत इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। वो आपको आप सबको समझ आएगा। आप बस ध्यान से देखिएगा, अगर समझ ना आए तो रिपीट पे देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बहुत एक्साइटमेंट के साथ टर्म सेकंड को स्टार्ट करते हैं। आप सबको अच्छा लगेगा। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भी लाऊंगी जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक कंपनी है, अगर वो कंपनी चलाना चाहता है तो वो कहाँ से फाइनेंस बोरो करता है, वो कौन कौन से रिसोर्सेज फॉलो करता है, क्या करता है अपने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज फाइनेंस को बोरो करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। चलिए देखते हैं क्या है, मीनिंग देखते हैं, ठीक है। पहले मीनिंग देखते हैं कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या बोलता है इसके बारे में। चलिए देखिए, द टर्म फाइनेंस मीन्स मनी और फंड। जो फाइनेंस का टर्म है, ये वर्ड है, वो क्या है, मीन्स मनी। मनी और फंड मतलब रुपीज। रुपीज अगर अब इंडिया में देखें तो रुपीज है, और किसी और कंट्रीज में देखें तो उसके अलग अलग नेम्स हैं। यूएसए में डॉलर है, यूरोप में है डॉलर, यूएसए में डॉलर है, और तो हर कंट्री का अपना अपना मनी होता है, अपने अपने मनी का। किसी ने डॉलर रख रखा है, किसी ने येन रख रखा है, किसी ने पौंड रख रखा है। तो ऐसे ऐसे हर कंट्री ने अपना फंड, अपने फाइनेंस का नाम रखा है। लेकिन जो एक बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो वो कहाँ कहाँ से बोरो करता है। फर्स्टली हमने देखा कि फाइनेंस जो है, फाइनेंस मीनिंग है मनी और फंड। मतलब कि एक कंपनी को चलाने के लिए मनी चाहिए होता है और फंड चाहिए होता है। वो कहाँ से, द रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड बाय बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटीज कॉल्ड द बिजनेस फाइनेंस। वो फंड, वो फाइनेंस जो कि एक बिजनेस मैन अपने एक्टिविटीज को, अपना जो भी उसका कार्यभार है, उसका जो भी एक्टिविटी है, उसको करने के लिए उसको फंड चाहिए होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। मतलब फाइनेंस चाहिए होता है बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसे बोलेंगे बिजनेस फाइनेंस। ओके, चलिए समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेप। मतलब देखिए, हर इंसान को, हर एक कॉमन से कॉमन पीपल को अपने डे टू डे के लिए मनी चाहिए होता है। वैसे ही अगर कोई बिजनेस चलाना चाहता है, अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है। तो हर एक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ओके, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि उसके पास मनी क्या है। अगर उसके पास मनी नहीं होगा, उसके पास फंड नहीं होंगे, तो वो फर्दर कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो पहला स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कि उसके पास मनी होना चाहिए, फंड होना चाहिए, ताकि उस चीज़ को कि उसके गुड्स सर्विसेज, पॉलिटिक, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज, सबको वो बोरो खरीद सके। ओके, ठीक है। तो कैसे कैसे होगा देखते हैं। फाइनेंस इज नीडेड एट एवरी स्टेप इन द लाइफ। हर इंसान को फाइनेंस जरूरी होता है अपने लाइफ में। अ बिजनेस कैन नॉट बी फंक्शन अनलेस एडिक्यूट फंड आर मेड अवेलेबल टू इट। देखिए, अगर कोई कॉमन इंसान है, अगर कोई भी कॉमन पीपल लगा लीजिए, जैसे हम और आप,
हम सबको सरवाइव करने के लिए मनी चाहिए होता है। मनी नहीं हो तो कोई भी इंसान सरवाइव नहीं कर पाता। वैसे ही एक बिजनेस को, अगर सेकंड स्टेप बिजनेस, जैसे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बिजनेस, तो बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने, स्टैब्लिश करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? फंड्स। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी कंपनी के पास एडिक्यूट मतलब कम फाइनेंस हो, तो अपने बिजनेस को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, और उस कंपनी को लॉस हो जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ आया कि जो फंड है मतलब मीन्स मनी। मनी एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। डे टू डे जो उसकी एक्टिविटीज होती है उसको परफॉर्म करने के लिए उसे फाइनेंस चाहिए होता है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन और किसी इंस्टीट्यूशन के पास कम एडिक्यूट रिसोर्स फाइनेंस होगा, तो वो अपने एक्टिविटी, अपने बिजनेस को चला नहीं पाएगा। ये होता है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ओके, ये आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। मतलब एक बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है? वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो कौन से बिजनेस में कैसा फाइनेंस चाहिए, लार्ज बिजनेस में कैसा फाइनेंस चाहिए। तो ये है नेचर, मतलब एक बिजनेस का, एक बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लार्ज स्केल के लिए बिजनेस कितना, स्मॉल स्केल के कितना होता है, एग्रीकल्चर के लिए कितना बिजनेस चाहिए होता है। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस है। ठीक है, नेचर पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता आता है? बिजनेस फाइनेंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फंड। एक बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो कंसिस्ट करता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फंड्स होते हैं। कौन कौन से फंड होते हैं? शॉर्ट टर्म मीन्स लेस देन 1 ईयर, मीडियम टर्म मतलब 1 to 5 ईयर के लिए, और लॉन्ग टर्म क्या होता है? अबव 5 ईयर। ये हमारा जो पीरियड है ये डिवाइड किया गया है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो लेस देन 1 ईयर, अगर मीडियम टर्म तो 1 ईयर to 5 ईयर, और अगर लॉन्ग टर्म तो अबव 5 ईयर। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म होता है। तो एक बिजनेस कंसिस्ट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स, मतलब जो फंड्स हैं वो कौन कौन से पीरियड में कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं। when required by the business, मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए, शॉर्ट टर्म चलाने के लिए, लॉन्ग टर्म चलाने के लिए कितना फंड चाहिए होता, उसको कितना फाइनेंस करना होता है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है second point, any type of business need this business finance. It is the uttermost of the organization. I previously told you that कि एक जो, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंसान, अगर कॉमन पीपल देख लीजिए, हम और आप अपनी लाइफ को, अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए होता है। वैसे ही उस प्रकार ही एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस को चलाने के लिए उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फंड्स। उसके पास मनी होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस को चला सके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। द वॉल्यूम रिक्वायर्ड डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। जो अमाउंट होता है कि कितना अमाउंट चाहिए होता है वो डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस। कौन सा स्मॉल स्केल बिजनेस है, लार्ज स्केल, मीडियम बिजनेस है, कौन सा बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग जो फंड्स है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है। differ from business to business, small business required less business finance in contrast to the large business। देखिए, जो थर्ड पॉइंट हमारा कह रहा है, थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि जैसा बिजनेस का नेचर होगा, मतलब कि स्मॉल बिजनेस होगा तो उसके लिए हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, अगर लार्ज बिजनेस होगा तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ बिजनेस चाहिए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि एक फंड को, अलग अलग नेचर के बिजनेस को अलग अलग फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? इन डिफरेंट टाइम ऑफ द बिजनेस सीजन रिक्वायरमेंट डिफरेंट, मतलब कि फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कहने जा रहा है कि जो बिजनेस है उसका देखिए नेचर भी होता है कि
हाई टाइम, पीक टाइम, आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, रिसेशन जो होता है, पीक होता है, थॉट होता है, डिप्रेशंस होते हैं। तो इन सारे जो सीजनल होने हो गए, तो ये बिजनेस साइकिल जो हमारा है, देखिए ये जैसे बिजनेस साइकिल है हमारा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें फंड की ज़रूरत होती है। अगर देखिए इन पीक बिजनेस डिमांड मोर ह्यूज बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि अगर देख लीजिए, अगर कोई भी इंसान डिमांड ज़्यादा हो गया तो मतलब बिजनेस को वो सप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर वो सप्लाई ज़्यादा करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसको फंड चाहिए। तो जब पीक टाइम, मतलब एक इकोनॉमिक्स में अगर पीक टाइम चल रहा होता है तो उसमें एक बिजनेसमैन को मनी चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, ताकि वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में ला पाए। तो पीक टाइम में ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत होती है और लोअर टाइम में कम बिजनेस की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि तब डिमांड ही नहीं है। ओके, समझ आया? ऑल राइट, चलिए फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस डिटरमाइन द स्केल ऑफ ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द कंपनी। जो अमाउंट होता है, अमाउंट मतलब कि कितना वॉल्यूम, कितना पैसा चाहिए, कितना पैसा, तो वो डिपेंड करता है स्केल ऑफ बिजनेस, कौन से, किस काइंड का बिजनेस है, किस टाइप का बिजनेस है। तो हमारा फर्स्ट था, मैं फिर से रिवीजन करते हैं। जो हमारा फर्स्ट था पॉइंट, वो था कि जो बिजनेस है, जो फंड है, वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म पे डिफर करता है। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो कम बिजनेसमैन को फंड की ज़रूरत होगी। अगर लार्ज लॉन्ग पीरियड होगा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि एनी बिजनेस नीड देयर बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि एक बिजनेसमैन अपने एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उसको फंड्स की ज़रूरत होती है। और ये अटर मोस्ट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है बिजनेस को चलाने के लिए। ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब नेचर क्या है बिजनेस का, स्मॉल है, लार्ज है, मीडियम स्केल है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग फंड की जरूरत है। थर्ड पॉइंट समझ आ गया। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर पीक टाइम चल रहा होता है, मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती है, तो सप्लाई करने के लिए फंड की ज़रूरत होती है बिजनेसमैन को। तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा वो बोरो करेगा फंड, एंड देन अपने गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई करेगा मार्केट में और लोगों की डिमांड को सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ है कि जो अमाउंट ऑफ बिजनेस होता है वो डिफर करता है बिजनेस टू बिजनेस। सो हम इस नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस में क्या पढ़ा कि जो फंड है हमारा, जो भी बिजनेस फाइनेंस है, मतलब फंड है, वो कैसे कैसे, किस वे से हमें ज़रूरत होती है, कौन कौन से काइंड है, नेचर ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग अपना फंड्स मॉडिफाई होता रहता है, ज़्यादा कम ज़्यादा कम। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एक फंड को ज़रूरत क्या होती है भाई, ज़रूरत क्या होती है बिजनेस फाइनेंस को एक बिजनेस में क्या ज़रूरत है, एक बिजनेसमैन क्यों बोरो करता है अब फंड्स की, इसकी इम्पोर्टेंट क्या है, ये देखेंगे। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब इम्पोर्टेंट क्या है। देखते हैं, वन बाय वन स्टडी करते हैं। स्लोली स्लोली मैं पढ़ाऊंगी और आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए। अगर समझ नहीं आया था तो रिपीट पे देख लीजिएगा। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि a firm with good amount of business finance will require less time and hassle to start the business venture। मतलब कि अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास अच्छे से, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ फंड अवेलेबल होगा, तो वो अपने बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर पाएगा विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी हेजल। मतलब अच्छे से कि अगर मेरे पास फाइनेंस है तो वो रिस्क भी ले सकता है अपने फ्यूचर के लिए, तो उसको स्टार्ट करने में और उसके माइंड में कोई भी टेंशन नहीं होगा, अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाए। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक बिजनेस, अगर उस एक बिजनेसमैन के पास अच्छा अमाउंट ऑफ मनी है तो अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर पाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है। सेकेंड पॉइंट है, देखिए, विद द बिजनेस फाइनेंस इन हैंड
अगर एक बिजनेसमैन के पास अच्छा अमाउंट ऑफ मनी हो, अच्छा अमाउंट ऑफ फाइनेंस हो, तो ओनर कैन बाय द रॉ मटेरियल एज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। मतलब कि विदाउट लैग लिए हुए कोई भी, देखिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि टाइम लैग होता है, डिमांड, लोग कितना डिमांड करते हैं और सप्लाई मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को लाने में एक लैग पीरियड का होता है, लैग पीरियड। अगर किसी भी बिजनेसमैन के पास, उसके पास फाइनेंस होगा, तो वो अपने रॉ मटेरियल को बाय करेगा प्रॉपर वे से एंड डिमांड के अकॉर्डिंग अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करेगा। ठीक है, समझ आ गया। थर्ड हमारा है द बिजनेस फर्म कैन ईजिली पे हिज ड्यूज एंड अदर पेमेंट विद द हेल्प ऑफ बिजनेस फाइनेंस। थर्ड हमारा क्या पॉइंट कह रहा है कि अगर एक बिजनेसमैन के पास गुड अमाउंट ऑफ मनी या फंड होगा, तो वो अपने ड्यूज, उसने जो बोरो किया था मनी, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो इजीली पे कर पाएगा, टाइम पे कर पाएगा, ताकि वो डेप्ट में ना जाए। ठीक है, तो हमारा थर्ड पॉइंट है गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर किसी बिजनेसमैन के पास हो, तो अपने ड्यूज को, अपने प्रिंसिपल, अपने डेप्ट को अच्छे से प्रिपेयर, अच्छे से पे कर पाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये कहता है। फोर्थ है अनसर्टेन रिस्क एंड कंटीजेनियंस कैन बी टैकल विथ बिजनेस फाइनेंस इन हैंड। मतलब मैंने आपको बताया था अनसर्टेन रिस्क। अनसर्टेन रिस्क होता है कि अनप्रिडिक्टेबल रिस्क हो जाता है कि बिजनेस में लॉस हो गया। मान लीजिए कि किसी बिजनेस में आग लग गई, तो वो क्या करेगा, तो उसके पास इतना फंड होनी चाहिए, फाइनेंस होनी चाहिए कि वो फिर से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके। तो हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो जाती है, आग लग गई, बिजनेस में लॉस हो गया, कोई पेंडेमिक आ गई, तो क्या करेगा। इन सब अकॉर्डिंग के लिए अनसर्टेनिटी सिचुएशन होती है। इसको टैकल करने के लिए एक बिजनेसमैन के पास अच्छा गुड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए। ठीक है, कोई भी कंटीजेंसी, कोई भी एमरजेंसी, कंटीजेंसी मतलब एमरजेंसी आ गया, तो क्या हो गया, लोगों के पास गुड अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, मीन्स बिजनेसमैन के पास गुड अमाउंट ऑफ मनी होनी चाहिए, जाकि अगर कोई एमरजेंसी आ गई, अनसर्टेनिटी रिस्क आ गया, तो उसको वो अच्छे से टैकल कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, गुड फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द फाइनेंस विल अट्रैक्ट द टैलेंटेड workforce and highly efficient technology can also be available with strong financial background। देखिए, अगर एक बिजनेस, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छे से फंड हो, तो वो क्या करेगा, अच्छे से लोगों को हायर करेगा, अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करेगा, स्किल पर्सन को हायर करेगा। और अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ को वो हायर करता है, तो क्या होगा कि उसका जो है एफिशिएंट वर्क होंगी उसके ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन वर्क होगी, एफिशिएंट टाइम पे वर्क होगी, तो उसे एक बिजनेसमैन को अच्छे से फंड होने का क्या क्या बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट हमने क्या पढ़ा कि उसको लेस टाइम, मतलब अगर कोई भी बिजनेस में हैजल हो गया, बैरियर्स हो गए, तो उसको टैकल कर पाए, तो बिजनेस एक फंड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फंड की ज़रूरत फर्स्ट में क्या है, वो अपने बिजनेस को प्रॉपर वे से चला पाए, चला पाए तो उसको गुड अमाउंट ऑफ फंड चाहिए होता है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है कि अगर डिमांड और सप्लाई, अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो गया, तो वो सप्लाई अच्छे से कर पाए, तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स मतलब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वो स्टॉक में रखे कि हाँ, जैसे ही डिमांड होगी वैसे ही मैं अपने गुड्स की सप्लाई कर दूंगा मार्केट में और मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। तो तो ये सब कैसे कर पाएगा, फाइनेंस। अगर उसके पास फाइनेंस नहीं होगा तो वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए एक बिजनेसमैन को फंड्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो फंड बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होता है कि वो अपनी पेमेंट्स जल्दी से कर पाएगा। अगर उसने बोरो किया है मनी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से,
तो वो ईजिली अपने डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट्स पे कर पाएगा। तो ये सब क्यों कैसे हो पाएगा? उसके पास फाइनेंस होना चाहिए, उसके पास फंड्स अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट और अपने प्रिंसिपल अमाउंट्स को पे कर पाए, पेमेंट्स जो भी उसकी पेमेंट्स है वो उसको दे पाए। फिफ्थ पॉइंट हमारा, फोर्थ क्या है? अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो गई, तो उसको भी टैकल करने के लिए उसके पास मनी होना चाहिए। अब मनी होगा तो वो अपने जो भी इमरजेंसी और अगर उसकी लाइफ में रिस्क आया है तो उसको अच्छे से टैकल कर पाए। और ये क्या क्या क्यों होगा? अगर उसके पास फाइनेंस होगा। ठीक है, समझ आया? फिफ्थ पॉइंट क्या है? अगर किसी कंपनी के पास, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास गुड अमाउंट ऑफ मनी होगा तो वह अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर पाएगा, अच्छे बेसिस दे पाएगा, अच्छे इंसेंटिव्स दे पाएगा। तो सिग्निफिकेंस में हमने ये 5 पॉइंट्स पढ़े और अच्छे से मैंने आपको डिटेल में स्टडी कराया। आपको समझ आया होगा? चलिए, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस, मतलब कि एक बिजनेस फाइनेंस में कितना स्कोप है, क्या एरिया है बिजनेस फाइनेंस का, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब एक बिजनेस फाइनेंस का एरिया क्या है, वो कितने एरिया में काम करता है, वो देखते हैं। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस हेल्प इन स्टडिंग, एनालाइजिंग एंड एलोकेटिंग द बिजनेस फंड्स एंड अदर कवर डन बाय द बिजनेस इज डन बाय मेंशन। मतलब नीचे दिए हुए इसका देखते हैं कि वो कितना, मतलब बिजनेस फाइनेंस जो होता है वो स्टडी करने में, एनालाइज करने में, एलोकेट करने में हेल्प करता है। कैसे कैसे करता है, हम फर्स्ट बाय फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा ये कहता है कि जो अगर बिजनेस फाइनेंस होगा किसी बिजनेसमैन के पास तो वो एनालाइज कर पाएगा, रिसर्च कर पाएगा ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब देखिए, अगर मनी होगा तो वो अच्छे से अच्छे रिसर्च करेगा, इनोवेशन करेगा, एनालाइज करेगा, मतलब कि वो एम्प्लॉय करेगा वर्कर को जो हाईली स्किल्ड हो, ताकि वो उसके जो भी बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सके। और सॉल्व करने के लिए उसको हायर करने पड़ेगा एम्प्लॉयज़ को, रिसर्च करने में उसको फंड्स की ज़रूरत होगी। और ये सब कैसे होगा? अगर एक कंपनी के पास अच्छा अमाउंट ऑफ फंड हो तो। ठीक है, सेकेंड है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। जो एक बिजनेस फाइनेंस हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोलिंग में कि तो हमें कितना अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर करना है इतना इन फ्यूचर, और अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्टेज हो रही है अगर फाइनेंस की तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसमें भी हेल्प करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर मैनेजमेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कि कौन कौन सा मशीन्स हमें बाय करनी है, कौन कौन से कैपिटल एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और ये सब कौन सॉल्व करता है? फाइनेंस। अगर एक बिजनेसमैन के पास है फाइनेंस होगा तो वो हाईली और बिल्कुल मॉडर्न टेक्निकल कैपिटल्स को बाय कर पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, रेजिंग फंड, अगर फंड होगा तभी उससे और फंड क्रिएट कर पाएगा, तो रेजिंग फंड में भी बिजनेस फाइनेंस की ज़रूरत होती है और वो हेल्प करता है। इन्वेस्टिंग, एक मिनट, और इन्वेस्टिंग फंड्स मतलब अगर बिजनेसमैन के पास फंड्स होंगे तो वो इन्वेस्ट कर पाएगा किसी और बिजनेस में। ठीक है, मैनेजिंग द फाइनेंशियल रिस्क, मतलब देखिए जो बिजनेस फाइनेंस है, अगर किसी के बिजनेस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फाइनेंस होगा तो वो क्या कर पाएगा? फर्स्ट है रिसर्च कर पाएगा, डेवलपमेंट करेगा, इनोवेशंस करेगा। सेकेंड पॉइंट है प्लानिंग कर पाएगा, फ्यूचर प्लान्स कर पाएगा, और अगर वेस्टेज हो रही है फाइनेंस की तो वो कंट्रोल कर पाएगा। बिजनेस मैन के पास अगर फंड्स हो तो वो और कैपिटल बाय कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, कैपिटल से कैपिटल बना सकता है। ठीक है, तो ये है। और क्या कहता है कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, रिस्क ले सकता है। अगर फंड्स, अगर अच्छे अमाउंट ऑफ उसके पास, एक बिजनेसमैन के पास अच्छे अमाउंट ऑफ मनी होगा तो वो
अपने लाइफ में अपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसमें वो रिस्क ले पाएगा। ये आपके हैं स्कोप ऑफ बिजनेस फाइनेंस की, कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है बिजनेस फाइनेंस की, कौन कौन से एरिया में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस, हमें ज़रूरत क्या होती है बिजनेस फाइनेंस की क्या ज़रूरत है, वो हम उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम देखते हैं नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या ज़रूरत है फाइनेंस की। तो उसको मैंने आपको बताया प्रीवियस स्लाइड में कि बिजनेसमैन को फाइनेंस की ज़रूरत होती है रॉ मटेरियल्स को बाय करने के लिए। तो हम देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं रॉ मटेरियल्स। एक होता है फिक्स कैपिटल मतलब स्टैटिक, मतलब एक बार बाय कर लिया और वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, उसको फिक्स अमाउंट होते हैं, लाइक प्लांट मशीनरी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए, एक बिजनेसमैन को डे टू डे एक्सपेंडिचर करने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। वर्किंग मतलब चल रहा है, डे टू डे चल रहा है, आज कितने अमाउंट की ज़रूरत हुई, कल कितने अमाउंट की ज़रूरत हुई। तो मतलब डे टू डे रोल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए वर्किंग कैप जो ज़रूरत होती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और एक बार जो बाय कर लिया बिजनेसमैन ने, एक बार बाय कर लिया फिक्स अमाउंट, उसमें सिर्फ बहुत लॉन्ग पीरियड में जाके उसको कन्वर्ट मतलब चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये लॉन्ग पीरियड के लिए चाहिए होता तो उसे फिक्स कहते हैं, फिक्स अमाउंट। ठीक है, आपने फिक्स और वर्किंग वेरिएबल्स पढ़ा होगा, तो यही है। ठीक है, फर्स्ट हम पर डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं, रीड कर लेते हैं स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ बिजनेस फंड्स आर नीडेड टू परचेज, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। और टू परचेज क्या, फिक्स एसेट मतलब क्या क्या, फिक्स एसेट क्या क्या होता है। फर्स्ट देखिए लैंड होता है फिक्स एसेट। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। फंड्स के बाद वो क्या बनाएगा, एक जहाँ पे वो बिजनेस चलाएगा मतलब बिल्डिंग बनाएगा, लैंड खरीदेगा, बिल्डिंग बनाएगा उसके ऊपर। फिर प्लांट्स एंड मशीनरीज, फिर मशीनरीज बाय करेगा, प्लांट्स उसमें स्टैब्लिश करेगा। तो ये क्या है, फिक्स कैपिटल आपके कौन होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरीज, प्लांट्स, ये सारे मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे बोलते हैं ना, उसे होता है हमारा फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। द फंड आर रिक्वायर्ड इन फिक्स एसेट रिमेन इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। ठीक है, थर्ड है हमारा वर्किंग कैपिटल के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, चलिए देखते हैं। अब बिजनेस नीड्स फंड्स फॉर डे टू डे ऑपरेशन, अगर एक बिजनेसमैन को डे टू डे ऑपरेशन करना पड़े मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर करना पड़े, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। दिस इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, टू पे सैलरीज, वेज, रेंट, टैक्सेस। तो देखिए मैं आपको एक कॉमन मैन की एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि फिक्स और वर्किंग कैपिटल क्या है। देखिए अगर आपके मम्मी पापा हैं तो उन्होंने घर बनाया, घर जो आपका है वो आपका फिक्स अमाउंट में आएगा, फिक्स कैपिटल माना जाएगा। और जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, जैसे मिल्क ले लिया आपके लिए, जैसे कि दाल चावल भी डे टू डे खाने के लिए, फूड के लिए, अगर कोई मेड डाल रही है तो उसको सैलरीज पे करने के लिए, तो ये सारे हमारे फाइनेंस कहाँ इन्वेस्ट हो रहे हैं कि डे टू, आपके मम्मी पापा डे टू डे एक्सपेंडिचर में अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो हो गया वर्किंग कैपिटल। समझ आ गया फिक्स। और एक बार मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फिक्स कैपिटल हमारे कौन कौन होते हैं, जो लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरीज, प्लांट्स, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और लॉन्ग पीरियड तक चलता है। वर्किंग कैपिटल हमारा क्या होता है, डे टू डे एक्सपेंडिचर, जैसे कि पे सैलरीज हो गई, वेजेस हो गए, टैक्सेस पे कर लिए, तो ये हमारे वर्किंग कैपिटल है, मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर। समझ आ गया। इसके डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में उसका भी एक बार हम देख लेते हैं, फिर आपको प्रॉपर वे से समझ आ जाएगा। ठीक ना। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट भी है हमारा टेक्निकल अपग्रेडेशन, कि हमारी जो फाइनेंस है,
फाइनेंस को ज़रूरत की होती है कंपनी को कि टेक्नोलॉजी जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है अगर उसको हम अपने इन बिजनेस में इन्वेस्ट करें या बिजनेस में उसको इम्प्रूव करें तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है, क्योंकि रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन करेंगे अगर इन तीनों चीज़ को करेंगे तो मतलब हमारी जो गुड्स है वो अच्छे से मतलब जो मॉडर्न मॉडर्न वे से चल रहा है, मॉडर्न वे से चीज़ें चल रही है वो उसमें होगा। तो ठीक है, टेक्नोलॉजी अपग्रेशन अपग्रेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी एक बिजनेसमैन को फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको देखते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, चलिए, एक बिजनेसमैन को फर्स्ट ज़रूरत होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या क्या फाइनेंस इज needed to adapt modern technology for example use of computer in business। देखिए, अगर कोई बिजनेसमैन है उसको मॉडर्न चीज़ें लानी चाहिए क्योंकि लोग एडवांस हो रहे हैं, लोग को मॉडर्न चीज़ें चाहिए होती है, ट्रेडिशनल चीज़ें पे वो अब नहीं। अगर कोई भी कंपनी कोई भी बिजनेसमैन ट्रेडिशनल पे ही बैठा रहेगा, वो वही चीज़ को फॉलो करेगा तो उसकी बिजनेस ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो एक बिजनेसमैन को हमेशा टेक्नोलॉजी मतलब चेंजेस लाने चाहिए अपने बिजनेस में ताकि वो कॉम्पिटिटर जो भी होते हैं उसमें उससे आगे निकल पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए, लोगों की जो यूटिलिटी है मॉडर्नाइजेशन उसको सेटिस्फाई कर पाए। इसके लिए वो क्या करेगा, अपने बिजनेस में रिसर्च करेगा, डेवलपमेंट करेगा, इनोवेशंस करेगा और इसके लिए क्या चाहिए, उसको फंड्स चाहिए होता है, पैसे चाहिए होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर उसको बिजनेस में अगर उसके पास इतना छोटा सा है बिल्डिंग और उसको चाहिए कि भाई अब मुझे बड़ा बिल्डिंग चाहिए होता है, बड़ा बिल्डिंग चाहिए, इससे अगर इसमें कन्वर्ट होता है तो इसके लिए भी क्या चाहिए होता है, उसको फंड चाहिए क्योंकि छोटे स्मॉल स्केल से लार्ज स्केल जाना है तो लार्ज स्केल के लिए उसको बिग अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है। देखिए, हायर ग्रोथ ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट, मैंने बताया आपको। तो फाइनेंस इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। एक बिजनेसमैन को अगर उसको चाहिए कि उसके बिजनेस में ग्रोथ हो, एक्सपेंशन हो, तो उसके लिए भी हमें बिजनेस चाहिए। अब बिजनेस में आपको नीड की जरूरत क्या होती है, फाइनेंस वन क्या था, फॉर द फिक्स कैपिटल, फॉर वर्किंग कैपिटल, फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन रिसर्च, और फिफ्थ क्या है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। मतलब एक बिजनेसमैन को अगर ग्रोथ करना है, अगर अपने छोटे से बिजनेस को बिल्डिंग को बड़ा बनाना है, उसके लिए भी उसको क्या चाहिए होता है, फंड चाहिए होता है। समझ आ गया? ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट्स थे नीड ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको फिक्स और वर्किंग कैपिटल में भी डिफरेंस बताती हूँ कि ये क्या है। रिक्वायर्ड जो फिक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, फिक्स मतलब लॉन्ग, वर्किंग मतलब शॉर्ट। ठीक है, पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, मनी नीडेड टू बाय अ फिक्स एसेट। मनी जरूरत होती है क्यों, ताकि वो फिक्स एसेट को बाय कर पाए। लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया जैसे कि हो गया बिल्डिंग्स, लैंड, प्लांट्स, मशीनरीज, ये सारे क्या हो गए फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या है, मनी नीडेड टू बाय अ करंट सिचुएशन, जो प्रिवेलिंग, जो डे टू डे नेसेसरी चीज़ें, जो डे टू डे हमारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं उसके लिए भी हमें क्या होना चाहिए, फंड चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर। नेचर क्या है, देखिए, रिमेन संक इन बिजनेस, मतलब एक बार इन्वेस्ट कर लिया और वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ये क्या है, रिवॉल्व इन बिजनेस, मतलब कि बिजनेस डे टू डे एक्सपेंडिचर हो रहा है कि डेली डेली बेस में हो रहा है तो उसे वो क्या है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सोर्स क्या है, देखते हैं इसका सोर्स क्या है। फिक्स कैपिटल हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं शेयर्स, डिवेंचर्स एंड टर्म लोन्स। मैं आपको ये डिटेल में स्टडी वन बाय वन कराऊंगी, इसके मैरिट डीमेरिट्स क्या क्या है प्रॉपर वे से समझाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रेज फ्रॉम बैंक्स, ट्रेड
क्रेडिट शेयर्स एंड डिवेंचर। मतलब कि फिक्स कैपिटल को हम शेयर्स डिवेंचर से ले सकते हैं, वर्किंग कैपिटल को बैंक से भी ले सकते हैं, शेयर से भी ले सकते हैं, डिवेंचर से भी ले सकते हैं। ये सारे वर्ड्स आपको देख सुनने में लग रहा होगा ये सब क्या आ गया, बट मैं आपको डिटेल में वन बाय वन स्टडी कराऊंगी। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, ये देखिए, ये है सोर्स ऑफ फंड्स क्लासिफिकेशन। कि हमने पढ़ लिया कि जो फंड है उसकी ज़रूरत क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसके फायदे क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सारे करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारे पढ़ लिया कि ये यार ये फंड्स ज़रूरत क्या होती है, फंड्स को क्यों एक बिजनेसमैन की ज़रूरत होती है। तो ये सारा जो आपका स्लाइड दिख रहा है ये है कि यहाँ से डिवाइड किया गया है। किस किस वे से डिवाइड किया गया है देखते हैं बदलाव। देखिए सोर्स ऑफ फंड मतलब फंड का कहाँ से हम लेंगे, फंड कहाँ से रेज करेंगे। वो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स के बेस में क्लासिफाई किया गया है। लॉन्ग टर्म मैंने बताया और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब 5 ईयर अबव एंड लेस देन 1 ईयर को हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म में कौन कौन से आ जाते हैं, इक्विटी आ गया, प्रेफरेंस अर्निंग आ गए, प्रेफरेंस शेयर आ गए, डिवेंचर आ गया, लोन्स फ्रॉम फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये आ गया, लोन्स फ्रॉम बैंक्स। मैं आपको वन बाय वन स्टडी करूंगी, बस आप ये देख लो, बस आप सुनो कि ये क्या क्या चीज़ है। वन बाय वन आप टेंशन मत लेना, वन बाय वन मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी। शॉर्ट टर्म में क्या क्या है देखिए, आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें से ये बताओ शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या है फाइनेंस के। तो ये सारे आप नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि जो शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इक्विटीज़ हैं, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ये कहाँ लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाने के लिए जो एक बिजनेसमैन है उसको बोरो करता है या फिर रेज करता है फंड, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स क्या है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, कमर्शियल बैंक, बैंक हो गया, फैक्टरिंग होगी, ये सारी क्या हो गई शॉर्ट टर्म्स लोन रेज होती है, यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए रेज किया जाता है। मीडियम टर्म्स क्या होता है, मीडियम बताया था मैंने 1 to 5 ईयर के बीच में जो होता है उसको हम मीडियम टर्म्स बोलते हैं। लोन फ्रॉम द बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लीज फाइनेंसिंग, ये सारे जो नेम हैं वो हैं मीडियम टर्म्स, ठीक है। वंस अगेन डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में स्टडी कराऊंगी इसकी, ठीक है। अब जो एक है सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के डिवाइड किया गया है। ऑनरशिप क्या है, ऑनर्स फंड्स मतलब कि अगर कोई फंड रेज करता है तो उस कंपनी का ऑनर बन जाता है, कि मतलब कि मैं इतना इस पोर्शन का मैं ओनर हूँ, आपको मैं आगे समझाऊंगी। ऑनर फंड्स हो गया, तो कौन कौन से ऑनर्स फंड्स है, इक्विटी और रिटेन, इक्विटी और रिटेन क्या हो गए ऑनर्स। बोरोड फंड्स मतलब फंड ऑनर नहीं हुआ उस कंपनी का, बस उसने मतलब बोरो के जब उसको रिटर्न करेगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट और उसके साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो देगा, तो क्या कहता है वो हो गया बोरोड फंड्स लिया। उसने फंड्स लिए, जैसे कि हो गया डिवेंचर, देखो डिवेंचर्स लिया, एक कंपनी ने डिवेंचर्स खरीदा एक कंपनी से और उसने उस कंपनी का वो ऑनरशिप नहीं लेगा, मतलब उस कंपनी का वो कुछ भी पोर्शन उसके डिसीजन मेकिंग में, उसके क्या लॉस प्रॉफिट में कुछ भी हेल्पफुल नहीं करेगा, तो वो क्या हो गया बोरोड फंड मतलब कि बस उसने मनी दिया, वो रिटर्न में उस मनी को लेगा, साथ में जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ रिटर्न्स होंगे वो ले लेगा, और कंपनी के कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो क्या होगा बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स क्या होते हैं कि अगर देखिए ऑनर्स फंड्स में आ जाएंगे आपके शेयर्स एंड रिटेन अर्निंग, मतलब कि उस कंपनी में जिस कंपनी ने बोरो किया है मनी, उस कंपनी में उसका कुछ पोर्शन मतलब
उस पोर्शन में ऑनरशिप है, वो डिसीजन मेकिंग में, उसके लॉस प्रॉफिट में सब में पार्टिसिपेट कर पाएगा, तो वो हो गया ऑनर्स फंड्स। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ आपको अगर समझ में आया। देखिए, ऑनर्स फंड्स में हमारा है इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। मतलब देखिए, अगर ए कंपनी है, ए कंपनी ने बी कंपनी से शेयर्स लिए, कोई भी अगर गवर्नमेंट शेयर्स लिया, कोई भी शेयर्स लिया, ले लिया, तो बी कंपनी का ए कंपनी में कुछ ऑनरशिप्स होंगी। ऑनरशिप्स क्या होंगी कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, वोटिंग देगा, कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना होगा ए से, तो वो बी से भी पूछेगा, क्योंकि उसने ऑनरशिप दे रखी है अपनी कंपनी में। तो ये क्या हो गया, ऑनर्स फंड्स। बोरोड फंड्स क्या होते हैं, दिखाती हूँ। बोरोड फंड्स में कौन कौन से आएंगे, डिवेंचर हो गया, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ये सारे हो गए बोरोड फंड्स। आप अपने कॉपी में एक चार्ट बनाना, उसमें ये भी लिखना कि लॉन्ग टर्म में कौन कौन से एसेट्स आएंगे और शॉर्ट टर्म्स में कौन कौन से आएंगे। ऑनर्स अगर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप है, तो ऑनर्स फंड्स क्या होते हैं, बोरोड फंड्स क्या होते हैं, आप ये सारे टिप्स पे याद रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपको एग्जाम्पल्स पूछ सकता है। ठीक है, इंटरनल फाइनेंस क्या हो गया, इंटरनल में हो गया जो विद इन इंडिया, मतलब अपने कोई भी कंट्री के विद इन में बाय बोरो करता है कंपनी, तो इंटरनल फाइनेंस हो गया। इक्विटी, शेयर्स, कैपिटल और रिटेन अर्निंग, ये हो गया इंटरनल्स। ठीक है, और ये एक्सटर्नल, सॉरी ये हो रहा है, एक मिनट। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो गया कि एक कंट्री में अगर कोई बिजनेसमैन है, वो एक्सटर्नल दूसरी कंट्री से अगर बोरो कर रहा है मनी को, तो उसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम बैंक, प्रेफरेंस शेयर, पब्लिक डिपॉजिट, डिवेंचर, लीज फाइनेंसिंग, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, ये सारे क्या हो गए ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन में एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होगा, इक्विटी, शेयर्स, रिटेन अर्निंग। एक्सटर्नल अगर कोई कंपनी बाहर से अर्न कर बोरो करता है मनी, तो उसे एक्सटर्नल, मतलब अगर इंडिया के बिजनेसमैन अमेरिका से बोरोड कर रहे हैं मनी, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नल सोर्स। फर्स्टली मैं आपको समझाती हूँ वन बाय वन। देखिए, जो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, सोर्स ऑफ फाइनेंस डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है पीरियड के बेसिस में। मतलब एक लॉन्ग टर्म होता है अबव 55 ईयर, शॉर्ट टर्म विद इन 1 to 5 ईयर, और शॉर्ट टर्म लेस देन 1 ईयर। इसको डिवाइड किया गया है और सबके एग्जाम्पल्स दिया गया है कि कौन कौन से शेयर्स या कौन कौन सी जो मनी रेज करती हैं वो कौन से पीरियड्स में आती हैं। आपको इन सबको टिप्स पे लर्न करना है। ठीक है, ऑनरशिप अगर मैंने आपको यहाँ समझाया, ये हो गया ऑनर्स। बोरोड फंड्स मतलब कि अगर ए कंपनी ने बी कंपनी से अगर बोरो किया है मनी, तो जो एट द टाइम ऑफ पेमेंट इसमें कोई ऑनरशिप नहीं होगी, कोई डिसीजन मेकिंग चीज़ें नहीं होंगी कि डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट कर रहा है बी कंपनी। सिर्फ इसने मनी दिया, रिटर्न किया, प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, और प्लस जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पे कर लिया, बात खत्म। यहाँ पे कोई ऑनरशिप नहीं होगी, तुम मेरे बिजनेस में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। लेकिन ऑनर्स में इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, क्योंकि कुछ पोर्शन ऑनरशिप का उस जो जिससे मनी रेज किया गया है उसको उससे लिया गया है। ठीक है, और फिर यह सोर्स ऑफ जनरेशन, इंटरनली मतलब विद इन द कंट्री, और एक्सटर्नली मतलब आउटसाइड द कंट्री भी रेज किया जाता है, उसको बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स। होप आप सबको ये क्लासिफिकेशन समझ आया। फिर अब वन बाय वन हम समझेंगे जो ये फर्दर डिवीजन है। इन सब भाई शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं,
ये सारे डिटेल में स्टडी करते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, एक है, फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर्स क्या है, चलिए देखते हैं। मेथड ऑफ रेजिंग फंड्स, कौन कौन से मेथड्स को फॉलो किया जाता है मनी को, फंड्स को रेज करने के लिए, वन बाय वन देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? कैपिटल ऑब्टेन बाय इशू ऑफ शेयर नॉन एज शेयर कैपिटल। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉल यूनिट कॉल्ड शेयर्स। ये आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको मार्क कर देती हूँ, ये लाइन को लिख लीजिए कि शेयर क्या है। मतलब एक कंपनी ने अपने कैपिटल को स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया, उसे क्या बोलेंगे? शेयर्स। वंस अगेंस्ट, एक कंपनी ने अपने कैपिटल को स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया, उसे हम क्या बोलेंगे? शेयर। समझ आ गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल से समझिए आप। इफ अ कंपनी इशू अ 10,000 शेयर्स ऑफ 10 rupees each, then the share of capital of company is 1,000. The person holding the share is known as shareholder. There are two types of share, equity share and preference share. देखिए, इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है? पहले हमने शेयर की मीनिंग पढ़ी कि अगर एक कंपनी ने अपने कैपिटल को स्मॉल अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया, उसे हम शेयर्स बोलेंगे। लाइक एग्जाम्पल, एक कंपनी के पास 10,000 रुपीज़ है, उसने 10 रुपये के अपने शेयर इशू किए, तो उसके पास 1,000 के शेयर्स हो गए, तो वो क्या हो गया? शेयर्स, ठीक है। शेयर्स जो हैं, अगर और भी देखिए, ये जो पर्सन जो है वो होल्डिंग, मतलब जिसके पास वो शेयर है, उसे क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर। क्योंकि उसने शेयर को अपने पास रखा हुआ है, तो उसे क्या बोला? शेयर होल्डर। दे आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इन दोनों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चले चले देखें क्या क्या है, आपको 2 मिनट में समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। देखिए, फर्स्टली है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? वन बाय वन मैं आपको समझाऊंगी पूरे डिटेल में, ओके। देखिए, फर्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया था कि ओनरशिप में डिवाइडेड है, एक ऑनर के बेस पर, एक बोरोअर के बेस पे। ऑनर मैं आपको फिर से एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर ए कंपनी है, बी कंपनी ने बोरो किया या फिर फंड रेज किया, जरूरत थी इसको फंड की, अगर रेज किया, बी को मतलब शेयर्स बेचे, तो बी कंपनी ने के पास ऑनरशिप हो गई कि ए कंपनी में मेरी ऑनरशिप है, तो कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी ए में, तो बी भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या हो गया? इक्विटी शेयर्स। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या डिफरेंस है, ये भी देखेंगे। अब फर्स्टली हम इक्विटी शेयर पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी का ऑनरशिप लेना, उसे हम इक्विटी शेयर करेंगे, ठीक है। इक्विटी रिप्रेजेंट करता है। दे हैव राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। मतलब मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी से फंड्स रेज करती है, तो वो अपनी कंपनी ने ऑनरशिप देती है। ऑनरशिप क्या हुआ कि डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग होगा अगर एक कंपनी में, तो बी भी पार्टिसिपेट करेगा। और वोटिंग राइट, अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग में वोटिंग की जरूरत है, तो बी भी पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। वोटिंग राइट उसके पास है। एडवांटेज क्या है इक्विटी शेयर्स की? परमानेंट शेयर है। वन बाय वन देखिए, परमानेंट शेयर है। इक्विटी शेयर कैपिटल
कैपिटल इज अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। क्यों परमानेंट क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए जरूरत, लॉन्ग टर्म की फुलफिल करता है एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो क्या है? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? परमानेंट शेयर है। परमानेंट शेयर क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी की एक्टिविटी को फुलफिल करने के लिए रेज करता है फंड। ओके। सेकेंड क्या है? नो चार्ज ऑन एसेट्स। जो भी एसेट्स दिया बी ने, उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। क्यों? देखिए, फॉर रेजिंग द फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर अ कंपनी डज नॉट नीड टू मॉर्टगेज इस चार एसेट्स। मतलब अब देखिए मॉर्टगेज क्या है, ये वर्ड क्या है, मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगी। बट तब तक आपका होमवर्क है कि अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मॉर्टगेज क्या होता है, मॉर्टगेज क्या चीज़ है, उसके डिटेल या मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर लूँगी इसका, उसमें आपको मैं समझाऊंगी कि मॉर्टगेज क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अब देखिए मैं आपको बता तो नहीं रही हूँ बट कर रही हूँ, ये बोल रही हूँ कि अगर बी ए ने बी से फंड रेज किया, ए ने, अच्छे से मैं समझाती हूँ, ए ने बी से फंड रेज किया तो उसको कोई मॉर्टगेज नहीं रखना पड़ेगा। मॉर्टगेज के मीनिंग मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है। अब देखिए हायर रिटर्न्स, इक्विटी शेयर में हायर रिटर्न्स होता है। कैसे होता है? इक्विटी शेयर होल्डर गेट हाई रिटर्न्स इन द ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट। अगर किसी कंपनी में हाई प्रॉफिट हो रहा है, अगर बी ने शेयर लिया, ए ने बी से शेयर लिया है, अगर ए कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिट हो रही है तो ए को भी ज़्यादा डिविडेंड मिलेगी। ठीक है। डिविडेंड मिलेंगे, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट भी मिलेंगे उसको। कंट्रोल क्या है? इट में राइट टू वोट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ये एडवांटेज भी है, डी एडवांटेज क्योंकि वो इंटरफेरेंस करेगा। बी है, ए की जो भी है डिसीजन मेकिंग में, वोटिंग पावर में, बी है जो ए में पार्टिसिपेट करेगा डिसीजन मेकिंग में, सब कुछ में। ठीक है। तो नो बर्डन ऑन कंपनी, पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी। इक्विटी में ये इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर ये जरूर कंपल्सरी नहीं है, एक को, ए जो है उसको कंपल्सरी नहीं है कि बी को डिविडेंड अपने प्रॉफिट में से देना ही देना है। अगर देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं दे सकता। बट इसका बेनिफिट ये है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट क्या है? उसके पास, जो बी के पास है, उसको वोटिंग राइट है ए के कंपनी में। ठीक है, समझ आ गया। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस देखते हैं। फर्स्ट जो है रिस्क। रिस्क क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर बियर हायर रिस्क बिकॉज पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी। मतलब देखिए, जो भी इक्विटी रेज करता है उसको रिस्क है। क्योंकि रिस्क क्यों है? क्योंकि जो भी कंपनी ले रही है इक्विटी, वो अपने प्रॉफिट में से किसी प्रॉफिट में से डिविडेंड या प्रॉफिट शेयर नहीं कर रही, तो रिस्क हुआ ना ये। देखिए, जैसे अगर ए कंपनी ने बी से इक्विटी लिया तो ए को कंपल्सरी नहीं है कि वो अपने प्रॉफिट का शेयर उसको देगा, तो ये बी के लिए क्या हुआ? रिस्क हुआ या नहीं? रिस्क है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हायर कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम प्रेफरेंस शेयर पर पढ़ेंगे, फिर आपको समझ आएगा। जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट बियर करना पड़ता है, वो हायर है इक्विटी शेयर से प्रेफरेंस शेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है। डिले, इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज अ टाइम। इशू करने में जो टाइम कंज्यूम होता है वो ज़्यादा होता है इक्विटी में। ठीक है। इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट कंडीशंस। अब देखिए, जो इक्विटी है वो डिपेंड करेगा मार्केट क्या है, मार्केट कंडीशंस, मार्केट की रिक्वायरमेंट, मार्केट की नीड क्या है। तो टोटली इट डिपेंड्स ऑन मार्केट। इक्विटी की डिमेरिट्स क्या है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन मार्केट कंडीशन। लाइक देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर आर प्राइमरी रिस्क बियरर
देयरफॉर डिमांड ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर इन बूम टाइम। अगर बूम टाइम हो गया तो इक्विटी की डिमांड ज़्यादा है तो शेयर होल्डर ज़्यादा प्रॉफिट, अगर लेसर है मतलब डिप्रेशन चल रही है इकोनॉमिक्स में तो प्रॉफिट कम है तो जो भी शेयर होल्डर है शेयर होल्डर के पास कम प्रॉफिट जाएगा। तो बूम में तो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा और जो भी डिप्रेशन है उसमें कम करेगा। समझ आ गया आपको? वन बाय वन मैं आपको फिर से बेनिफिट, और पहले मैं आपको बताती हूँ इक्विटी क्या होता है। इक्विटी वो होता है कि अगर एक कंपनी, अगर मैं हूँ और मैंने आपसे इक्विटी फंड लिया तो आपने क्या उसमें मेरे कंपनी में आपकी ऑनरशिप हो गई। ऑनरशिप हो गई क्या हो गई, मतलब आप मेरे कंपनी में डिसीजन मेकिंग में और प्रॉफिट जो भी होगा डिसीजन मेकिंग और वोटिंग में आप मेरे कंपनी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो ये है इक्विटी। और इक्विटी की डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स ये है कि उस जरूरी नहीं है मैं आपको रेगुलर प्रॉफिट दूंगी। अगर मेरी कंपनी में बूम टाइम हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा तो मैं आपको दे दूंगी प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ तो मेरे कंपनी में प्रॉफिट नहीं आई तो क्या होगी, मैं आपको नहीं दूंगी। ठीक है, तो मेरी कंपनी के अकॉर्डिंग मैं चलूंगी तो आपके लिए रिस्क है। क्यों है? क्योंकि बूम टाइम अगर होगी इकोनॉमिक्स में तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, इक्विटी का मतलब समझ आ गया। दो पॉइंट याद रखिएगा कि इक्विटी में जो ऑनरशिप होता है, ऑनरशिप में वोटिंग राइट और डिसीजन मेकिंग राइट होगा। ठीक है, तो उसे इक्विटी कहेंगे। और इक्विटी में फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं दिया जाता। ठीक है, तो समझ आ गया। अब इसके एडवांटेज हैं। फर्स्ट है परमानेंट कैपिटल, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए नो चार्ज ऑन एसेट्स, कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता। मतलब कि अगर आपने मेरे से फंड लिया तो आपको कोई भी एसेट्स, आपका कोई भी एसेट्स मेरे पास नहीं होना चाहिए, आपको डिपॉजिट नहीं करवाना पाएगा। आप फ्री हो, कोई आपने मतलब लिया मेरे से और मैंने आपको रेज कर दिया, आपको कोई भी कैपिटल अमाउंट्स मेरे पास नहीं रखना पड़ेगा कि अगर इन केस में अगर आपकी कंपनी ने लॉस बियर किया तो मैं उस एसेट को बेचकर अपने जो भी फंड्स हैं वो उसको रिकवर कर पाऊंगी। मैंने आंसर आपको दे दिया, फिर भी आप अपने सारे स्टूडेंट्स अपने मॉर्गेज की मीनिंग अपने कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हायर रिटर्न्स। इक्विटी शेयर में हायर रिटर्न्स होता है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर्स। नो बर्डन ऑन कंपनी। इक्विटी शेयर में बर्डन क्यों नहीं होता? क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता है कंपनी के साथ जिससे उसने इक्विटी दिया है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, प्रॉफिट हो तो दो, प्रॉफिट नहीं हो तो ना दो। लिमिटेशंस क्या है? रिस्क है, मतलब कि अगर बूम हुआ प्रॉफिट हुआ तो देना पड़ेगा, अगर लॉस हो गया तो आपने मुझे फंड दिया तो आपको तो जब डिप्रेशन आ जाएगी तो आपके लिए तो लॉस है, तो आप कहाँ से पे करेंगे? हायर कॉस्ट, मतलब हायर कॉस्ट पे करना पड़ता है इक्विटी के लिए, उसके जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हायर कॉस्ट पे करना। डिले, जो रेस करने के लिए इक्विटी को रेस करने के लिए बहुत टाइम पीरियड चाहिए। इशू ऑफ डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट। मार्केट के अकॉर्डिंग जो इक्विटी है वो चलता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था बूम टाइम में प्रॉफिट ज़्यादा होती है और डिप्रेशन का टाइम में लॉस होता है। ठीक है, इक्विटी आपको अच्छे से समझ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर समझा दिया, अब प्रेफरेंस शेयर क्या है? हमारा बी है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? ऑनरशिप में दो आते हैं, मैंने आई टोल्ड यू, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में भी ऑनरशिप होती है, वो कैसे देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर सेफर इन इन्वेस्टमेंट। जो प्रेफरेंस शेयर है उसको सेफर माना जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स के लिए। क्यों एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स? क्यों? दे रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स अमाउंट, फिक्स रेट। मतलब कि अगर ए की कंपनी ने बी से अगर प्रेफरेंस शेयर्स लिए तो जो बी है उसको फिक्स अमाउंट
मेक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट, अगर ए ने प्रॉफिट अर्न किया तो उसको फिक्स अमाउंट में जो शेयर वर्क करते वक्त जो उसने डिसाइड किया था कि मैं 10% आपको डिविडेंड दूंगी अपने प्रॉफिट से, तो वो हर पीरियड में हर प्रॉफिट में उसको देना ही पड़ेगा। बट इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं था, ठीक है। They receive a fixed amount of it. Preference shareholder are like a creditor. Creditor मैंने आपको बताया था कि जो ऑनरशिप राइट नहीं होता उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। सिर्फ वो फिक्स अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें लिएगा तो उसे क्रेडिटर कहते हैं कि उसको ऑनरशिप राइट्स नहीं है किसी कंपनी में, तो वो क्रेडिटर है, ठीक है। मतलब बोरो किया तो उसको जब एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट जब उसको रिटर्न करने के टाइम उसको सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और ओनरशिप या डिसीजन मेकिंग पावर, वोट मेकिंग पावर को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दे हैव नो वोटिंग। बट प्रेफरेंस शेयर में क्या है, एक डीमेरिट है। क्या डीमेरिट है कि उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा सेफर इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मीन्स डिविडेंड, आपके टर्म्स आएंगे, डिविडेंड यूज़ करना है, प्रॉफिट यूज़ नहीं करना। फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना पड़ता है, तो सेफर हुआ ना। और बट एक डीमेरिट्स ये है कि उसको वोटिंग राइट नहीं दिया जाता, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि उसको प्रॉफिट में से उसको फिक्स अमाउंट जो डिसाइड किया गया था एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसे वो देना पड़ता है, ठीक है। आगे हम टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? फर्स्ट है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब देखिए कि 2001 है, 2 है और 3 है, 3 आ गया। तो अब देखिए एक कंपनी को जो 2002 में लॉस हो गया, मतलब उसने लॉस हो गया तो उसको वो प्रॉफिट नहीं दिया उसने, कि जो उसने डिसाइड किया था कि मैं आपको अपने प्रॉफिट में से 10% दूंगा, उस क्यों लॉस आ गया तो वो कैसे दे पाएगा? तो इसमें गैप रह गया, ठीक है। अब 2003 में वो बहुत ज़्यादा हायर प्रॉफिट अर्न किया उस कंपनी ने, तो 2000 का प्रॉफिट प्लस 2003 का प्रॉफिट दोनों को ऐड करके दे दिया उसने प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो वो क्या हो गया? क्यूमुलेटिव। मतलब कि क्यूमुलेटिव टर्म में अगर एक ईयर में लॉस आया बट दूसरे ईयर में प्रॉफिट आया, तो पिछले ईयर का भी प्रॉफिट प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट दोनों को कंबाइन करके उसको प्रॉफिट दे दिया, ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब अगर लॉस हुआ तो लॉस हुआ, उसने कोई भी एडिशन नहीं की, ये दोनों एडिशन नहीं किया, तो उसको नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होता है? चलिए देख। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है कि मैंने आपको बताया कि प्रेफरेंस शेयर में एक फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया गया। अब देखिए अगर उस किसी ईयर में कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया तो फिक्स अमाउंट वो देगा, 10% देगा प्लस 2% और दे देगा, तो वो क्या हो गया? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब कि अगर फिक्स अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट उस दोनों को ऐड करके अगर उसको दिया तो वो हो गया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि सिर्फ फिक्स अमाउंट जो उसका डिसाइडेड था कि मैं इतने अमाउंट आपको दूंगा उसको दिया, तो वो क्या हो गया? फिक्स अमाउंट। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? देखिए कि मैंने आपको बताया एक इक्विटी होता है, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अगर यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर उसने प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया तो वो क्या हो गया? कन्वर्टेबल वो क्या हो गया? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर ही रहा, उसने कोई कन्वर्ट नहीं किया इक्विटी शेयर में, तो वो क्या हो गया? नॉन कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर समझ आ गया? प्रेफरेंस शेयर सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स।
इसके टाइप्स क्या है? क्यूमुलेटिव, मतलब कि अगर एक कंपनी ने लॉस बियर किया किसी ईयर में और दूसरे ईयर में उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो पिछले ईयर का प्रॉफिट प्लस करेंट ईयर का प्रॉफिट दोनों को कंबाइन करके दिया गया, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हुआ। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है कि सिर्फ जिस ईयर में लॉस हुआ उसका नहीं, जो जिस ईयर में प्रॉफिट हुआ उसका ही दिया, तो हो गया नॉन क्यूमुलेटिव, कोई एडिशंस नहीं हो रही। थर्ड क्या है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, मतलब कि अगर एक कंपनी ने जिसने प्रेफरेंस शेयर लिया, अगर उसने प्रॉफिट अर्न किया तो उसने ये बोला था फिक्स अमाउंट तो मैं दूंगा ही, प्लस ज़्यादा प्रॉफिट का कुछ और अमाउंट एडिशन में कर दिया, उसे बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। फिक्स अमाउंट जो था उसका डिसाइडेड प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिसने अर्न किया, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग, फिक्स जो फिक्स अमाउंट था डिसाइडेड था वही दिया, तो नॉन पार्टिसिपेटिंग। कन्वर्टेबल क्या है? प्रेफरेंस शेयर, अपने जो शेयर है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देना एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल। अगर प्रेफरेंस शेयर ही रहा तो उसे नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। अब प्रेफरेंस शेयर के एडवांटेज डिएडवांटेज देखते हैं। क्या है मेरिट और डीमेरिट, चलिए देखते हैं। अब हम मेरिट ऑफ प्रेफरेंस शेयर और लिमिटेशन और डीमेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इन्वेस्टमेंट इज सेफ। अगर हम प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, तो उसका सेफर है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड शेयर होल्डर इज इन्वेस्टमेंट इज सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल, मतलब कि अगर उसको फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर में, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? सेफ हो गया। नो चार्ज ऑन एसेट्स, कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता। चार्ज है मॉर्टगेज, मॉर्टगेज का मीनिंग आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और उधर आप चार्ज भी लिख दीजिएगा, चार्ज को मॉर्टगेज भी बोला जाता है, ठीक है। The company does not need to mortgage its asset for the issue of preference share। ये मैं आपको कल की वीडियो में डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। फिक्स डिविडेंड क्या होता है? दे गेट फिक्स डिविडेंड सो दैट दे यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट टू फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसमें फर्स्टली एक कंपनी जब शेयर्स खरीदती हैं तभी बोल देती हैं कि मैं अपने प्रॉफिट का इतने अमाउंट मैं आपको दूंगी, ठीक है, मैं आपको दूंगी या दूंगा, तो ये है फिक्स अमाउंट। मतलब फिक्स अमाउंट हुआ तो सेफ हुआ, और कोई चार्ज उस जो भी अगर मैंने शेयर लिया तो मुझे कोई भी मॉर्टगेज उसके पास नहीं देना पड़ेगा, कोई भी मॉर्टगेज नहीं देना पड़ेगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेफ है, समझ आ गया। मेरिट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इज सेफ, नो चार्ज ऑन एसेट। कंट्रोल, कंट्रोल क्या है? कंट्रोल वो है कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रेफरेंस शेयर्स खरीदता है उसको वोटिंग राइट दिया नहीं जाता, उसको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दी जाती उस कंपनी में, तो उसको क्या बोलते हैं? कंट्रोल। कंट्रोल मतलब नो वोटिंग राइट। फिक्स डिविडेंड, फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है अपने प्रॉफिट का जब भी उसको देना होगा, ठीक है। लिमिटेशन क्या है? कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर टू डिवेंचर्स। डिवेंचर्स आगे पढ़ेंगे हम, आपको सारे कुछ डिटेल्स में समझाऊंगी। रेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड फॉर अ कंपनी, इट इज अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड देन डिविडेंड। जो प्रेफरेंस शेयर का जो कॉस्ट बियर करना पड़ता है वो हाई बियर करना पड़ता है एज कंपेयर टू डिवेंचर। डिवेंचर हम आगे पढ़ेंगे, ये बोरोज में आता है, मतलब क्रेडिटर में आता है। नो टैक्स सेविंग, अगर कोई प्रेफरेंस शेयर, कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर खरीद रही है तो वो अपने आप को टैक्स से बचा नहीं पाएगी, ठीक है, इसका एक डीमेरिट है। Like preference dividend is not deductible from the profit of income tax,
देयरफॉर देयर इज अ नो टैक्स सेविंग। मतलब अगर किसी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर खरीदा तो उसको टैक्स से कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, उसको फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर। नॉट सुटेबल फॉर रिस्क टेकर क्यों? देखिए, प्रेफरेंस शेयर आर नॉट सुटेबल फॉर दोज हु आर विलिंग टू टेक रिस्क फॉर हाई रिटर्न। क्यों? क्योंकि ये फिक्स अमाउंट को पर ही लेता है। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर में मैंने आपको बताया कि फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट किसी कंपनी ने जिससे भी रेज किया प्रेफरेंस शेयर उसको देना पड़ता है। अगर किसी कंपनी ने किसी ईयर में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लिया, बट फिर भी उसने जो डिसाइडेड अमाउंट थी प्रॉफिट देने का कि ये अमाउंट मैं आपको दूंगा या दूंगी, वही देगा, तो रिटर्न हाई हो या लो हो उसको उतने अमाउंट शेयर देना पड़ता है, उसको अपने प्रॉफिट का शेयर उतना ही देना पड़ता है। लेकिन जिसने शेयर्स दिए, जिसने प्रेफरेंस शेयर दिया, उसके लिए तो लॉस है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने हाई प्रॉफिट कर लिया, बूम टाइम में हाई प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो उसके लिए नुकसानदायक है। तो नॉट सुटेबल फॉर द हाई रिस्क, जो ज़्यादा रिटर्न्स एक्सेप्ट करते हैं मार्केट से, उनके लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। as dividend on those the share is not paid only when the company earn profit, so investor may not be happy to attract this। जो डिविडेंड है वो अच्छे अमाउंट पे नहीं दिया जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर है वो अट्रैक्ट नहीं होते प्रेफरेंस शेयर पे। तो ये इनकी डीमेरिट्स थी। ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम। चलिए मूव करते हैं। अब हम इक्विटी वर्सेस प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है। एक बार मैं आपको ये समझा दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, अब इक्विटी और शेयर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, राइट टू डिविडेंड, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। एक कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, उसको हम कॉमर्स टर्म में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर बिफोर इट इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर। जो डिविडेंड्स है वो प्रेफरेंस शेयर पे पहले किया जाता है। मतलब कि अगर प्रॉफिट अर्न किया किसी कंपनी ने तो वो प्रेफरेंस शेयर वालों को पहले देगा, इक्विटी शेयर वालों को बाद में देगा। तो फर्स्टली जो डिविडेंड है वो किसको पे किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को। इक्विटी शेयर्स क्या है? डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर आफ्टर इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर। मतलब आफ्टर पेड बाय द प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर को मिलेगा। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड, कितने अमाउंट, क्या रेट? देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड में बी फिक्स ऑन दिस शेयर। मतलब कि जब उस एक कंपनी ने शेयर्स खरीदे बी कंपनी से, तो उसने फिक्स कर लिया कि मैं अपने प्रॉफिट का 10% दूंगा। मतलब अगर मैंने प्रॉफिट अर्न किया फिर भी 10%, नहीं अर्न किया तो भी 10%, आपको 10% ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, 10% ऑफ डिविडेंड, 10% ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रोसीड बाय द ब्रॉड ऑफ डायरेक्टर ईच ईयर। मतलब कि हर ईयर में फ्लक्चुएशंस होती है। मतलब किसी ईयर में 10% दे दिया, किसी में 20 दे दिया, किसी में 5%। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसने जो डिसाइड किया वो इक्विटी शेयर वाले को दे दिया गया। ठीक है। रिडम्पशंस क्या होते हैं? रिडम्पशन लौटाना। लौटाना क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर आर रिडम्स ऑन ड्यू डेट। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर लिया है कंपनी ने, उसको उसका डेट भी फिक्स्ड होता है, डेट ड्यू डेट पे ही उसको पेड किया जाता है। तो वो क्या हो गया? मतलब रिडम, इसमें रिडम हो जाता है जो भी डेट पे फिक्स्ड होता है। कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी फिर से इक्विटी शेयर बाय कर सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर्स। ठीक है। रिडम्पशंस मतलब ये रिडीम नहीं होता और ये रिडीम हो जाता है, ये याद रखिएगा। वोटिंग राइट, वोटिंग राइट ये तो आपको आता ही है। ठीक है। इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। इनको वोटिंग राइट नहीं होता, इनको वोटिंग राइट होता है। रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन, क्या फॉर्मेशन? अ न्यू कंपनी कैन नॉट बी फॉर्म ओनली विद द प्रेफरेंस शेयर। एक कंपनी अगर वो इनिशियल लेवल पे है तो वो प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा।
A new company can be formed only with equity share, but whereas equity share में एक न्यू इन्वेस्टर एक न्यू कंपनी भी इक्विटी शेयर से अपने आप को फॉर्म कर सकती है। इक्विटी शेयर ए टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। देयर इज नो सच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर, हाउएवर स्वीट इक्विटी शेयर आर कवर अंडर द कैटेगरी। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, और इसमें नो टाइप्स नो। फिर से देखते हैं रेट ऑफ डिविडेंड क्या है कि प्रॉफिट अपने प्रॉफिट अगर किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया तो फर्स्टली प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर वालों को दिया जाएगा। रेट ऑफ रिटर्न इसमें फिक्स्ड होता है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे डिसाइड किया जाता है इक्विटी शेयर में। रिडेम्पशन ये रिडीम नहीं होता, ये रिडीम हो जाता है। वोटिंग राइट इनको वोटिंग राइट नहीं दी जाती, इनको वोटिंग राइट दी जाती है। रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन इसको अगर कोई कंपनी न्यू है वो फॉर्मेशन के लिए प्रेफरेंस शेयर को प्रेफर नहीं करती। अगर कोई कंपनी न्यू है अगर वो फॉर्म हो रही है तो इक्विटी शेयर को प्रेफर करती है। टाइप्स इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसके नो टाइप्स। ठीक है, समझ आ गया आपको डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। नेक्स्ट देखते हैं आज के क्लास का हमारा ये है लास्ट टॉपिक। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा, उसके बाद हम कल में आगे फर्दर स्टडी करेंगे। रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या है देखते हैं। अ पोर्शन ऑफ कंपनी net profit after tax and dividend which is not distributed but retained for reinvestment purpose is called retained earning, is called source of self financing। देखिए मैं आपको बिल्कुल कॉमन वे से कॉमन टर्म्स में समझाती हूँ कि रिटेन अर्निंग क्या होता है। अगर एक कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है, उसने क्या किया कि उसने प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट अर्न कर लिया, उसने टैक्स पे किया पर कर लिया, उसके बाद उसने क्या किया डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे कर दिया। अब वो क्या करेगा, उसको फर्दर और भी इन फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कुछ अमाउंट खुद के पास रखेगा, सेल्फ फाइनेंसिंग सेल्फ के पास रखेगा अनसर्टेनिटी के लिए भी और री इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसे क्या होता है रिटेन, मतलब खुद के पास रिटेन करके रखना, एज अ स्टॉक बोल लीजिए, एज अ स्टॉक खुद के पास रिटेन करके रखना उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग की खुद के पास रख लिया। अब इसके मेरिट्स डिमेरिट्स के पढ़ते हैं क्या है। जो फर्स्ट है नो कॉस्ट, नो कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्ट्स टू बी इनकर्ड बाय द कंपनी टू गेट इट। खुद का पैसा खुद के पास रखा है तो ना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना डिविडेंड्स देना पड़ेगा। ठीक है, नो चार्ज ऑन एसेट्स, कंपनी डज नॉट हैव टू मॉर्गेज इन एसेट। चार्ज से हमेशा याद रखिएगा मॉर्गेज इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल बाय री इन्वेस्टमेंट द रिटेन प्रॉफिट, खुद के पास जो स्टॉक थी फंड्स को उसको री इन्वेस्ट कर लिया और इससे क्या होगा कंपनी की ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा। ठीक है, अब इसके डीमेरिट्स भी क्या है। अनसर्टेन सोर्स, इट इज अ अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड बिकॉज इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन प्रॉफिट आर हाई। अब देखिए हम आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड डिविडेंड जो लेफ्ट अमाउंट मेरे पास बचा है वो मैं अपने पास खुद के पास रखूंगी। बट किसी टाइम मेरी कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुई, मैंने टैक्स पे किया और डिविडेंड पे किया, उसके बाद मेरे पास नहीं है, तो ये अनसर्टेन चीज़ है। अगर प्रॉफिट हाई होगा तो मैं रखूंगी, अगर प्रॉफिट लो होगा तो नहीं रखूंगी। ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर, डिससेटिस्फेक्शन क्यों होता है, रिटेन प्रॉफिट कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन अमंग शेयर होल्डर बिकॉज दे गेट लो डिविडेंड। मतलब खुद के पास रख रहे हो तो लो डिविडेंड, कोई प्रॉफिट नहीं है ना कुछ है, तो इसके पास डिससेटिस्फेक्शन होता है। शेयर होल्डर जो होल्ड करके रख रहा है रिटेन अर्निंग को उसको डिससेटिस्फेक्शन होता है। ठीक है,
इसी के साथ हम इस क्लास को एंड करते हैं। होप आप लोगों को समझ आया होगा हमारे कौन कौन से फंड होते हैं, कौन सा ऑनरशिप होता है, कौन क्रेडिटर होता है, आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे एडू ग्रोन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, आपके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक बाय और अच्छे से पढ़िए। जो भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और होमवर्क, इट्स योर होमवर्क कि मॉर्टगेज का मीनिंग लिखना है और उसका एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर।